क्वेश्चन सी, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स टू द अदर। मतलब यहाँ पर जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे का 6 गुना है। तो अल्फा मान लिया हमने, वो क्या है, बीटा का 6 टाइम्स है। ये हमें गिवन है और हमें इक्वेशन गिवन है जिससे हमें p की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन में ये हमारा a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ठीक है, तो अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस एज इट इज रहने, तो b की वैल्यू हमारी -14 है अपॉन ए हमारा p है, तो यहाँ से 14 अपॉन p हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा में मैं अल्फा के प्लेस पर 6 बीटा रख दूंगी। तो यहाँ पर जब मैं 6 बीटा प्लस बीटा और इक्वल मेरा क्या चल रहा है 14 अपॉन पी, तो यहाँ से 7 बीटा इक्वल टू 14 अपॉन पी। तो यहाँ से मैं p की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो p इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, 7 बीटा इधर ट्रांसफर कर रही हूँ। तो p इक्वल टू 14 अपॉन 7 बीटा, इसको एक इक्वेशन मान लो, ये हमारे काम में आएगी। अब हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c अपॉन है, तो c इज 8 एंड a है हमारा p, 8 अपॉन p। वही करो, अल्फा के प्लेस पे क्या रखना है 6 बीटा, सो 6 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू 8 अपॉन p। सो बीटा इंटू बीटा हमारा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर इक्वल 8 अपॉन p। ठीक है, अब वही p को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, 6 बीटा स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। हम p की वैल्यू दोनों तरफ से इसलिए ला रहे हैं कि जब p दोनों के इक्वल हो जाएगा तो हम इनके RHS को भी इक्वल कर देंगे। ठीक है, LHS इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन के हम RHS इक्वल कर देंगे। अब इन दोनों को इक्वल में जब हम लिखेंगे, सो क्या है हमारा फर्स्ट का RHS 14 अपॉन 7 बीटा एंड इक्वल 8 अपॉन 6 बीटा स्क्वायर। देखो एक बीटा से एक बीटा तो कट गया, 7 से 14 कट गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो यहाँ 2 है और इंटू 6 इधर ले जाओ 6 और अपॉन 8। ठीक है, यहाँ 1 अपॉन बीटा है। अब 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ये 1 अपॉन बीटा है, तो बीटा क्या आ जाएगा मेरा, बीटा आ जाएगा 2 अपॉन 3। देखो अब बीटा की वैल्यू आ गई। अब कोई भी एक इक्वेशन में रख लो, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, स्क्वायर में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम इसमें रख लेते हैं। तो p इक्वल टू 14 अपॉन 7 इंटू बीटा के प्लेस में मैं रखूंगी 2 अपॉन 3, तो 3 मेरा ऊपर पहुंच जाएगा। सो 7 2 जार 14 और 2 से 2 कट गया, तो p की वैल्यू मेरी 3 आ गई है यहाँ पे। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को समझ लेते हैं। हमारे थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से कर लेना। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, सो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट। ठीक है, एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से क्या 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक टेंजेंट यहाँ से जाएगी और एक टेंजेंट यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब टेंजेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है वो 90 डिग्री बनाती है। जो हमारी रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग, कौन सी लाइन जॉइनिंग, द एक्सटर्नल पॉइंट। ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब होता है जो सर्कल से एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड हो। तो बाहर एक पॉइंट है जिससे 2 टेंजेंट जा रही हैं, तो ये 2 टेंजेंट से जो सर्कल से जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो एक पॉइंट P है। टू दिस सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है किसको, द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट। अब ये जो 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल इक्वल ये एंगल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये मेरा सेंटर A है और इसको मैंने A और B से डिनोट कर लिया। अब देखो ये एंगल दोनों इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारे बाइसिप्लिसिटी एंगल इक्वल आ जाएंगे। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होना चाहिए। तो देखो 90 डिग्री है दोनों, तो यहाँ पे हम RHS रूल कैसे लगा सकते हैं। RHS में हमें क्या क्या चाहिए, राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए और कोई भी एक साइड चाहिए। तो राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल हो गया हमारा एंगल B और एंगल A। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे हमें ट्राइंगल लेने हैं दोनों। देन अब हाइपोटेनियस, अब दोनों की हाइपोटेनियस कौन सी ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं क्या, हाइपोटेनियस यही होती है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि OP इक्वल OP, दोनों ट्राइंगल की सेम है, कॉमन है मतलब, और एक साइड लेनी है, तो ये तो हम इक्वल कर भी सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा है, ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इनको इक्वल भी बता सकते हैं, P इक्वल PB भी होता है। बट यहाँ पे हम रेडियस ले रहे हैं OA इक्वल OB।
ठीक है, इनका रीजन लिखना रेडियस, इसका रीजन लिखना है कॉमन, एंड दीज आर परपेंडिकुलर, ओ बी परपेंडिकुलर PB एंड OA परपेंडिकुलर PA, ठीक है। सो बाय RHS हमारे जो ट्राइंगल हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देन बाय CPCT मैं लिख देती हूँ PBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PAO। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे बाय CPCT, हमारे ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। एंगल BPO इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल APO के, और लास्ट में आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी है थ्योरम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन 28 को समझ लेते हैं। 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है क्या, एक के अंदर एक है, कंसेंट्रिक है इस तरह से, ठीक है। एक की रेडियस 3 है तो अंदर वाले की 3 हो गई और एक की 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड करनी है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो कॉर्ड किसी भी तरह से बन सकती है, लेकिन उसने हमें पूरा हिंट दे दिया कि हमें कौन सी कॉर्ड चाहिए। वो कॉर्ड चाहिए जो छोटे वाले सर्कल को, स्मॉलर सर्कल को टच करती हो। अब ये इसकी जो कॉर्ड है AB, ये इस वाले सर्कल की टेंजेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको टच कर रही है, टच होके जा रही है। तो ये रेडियाई है 3, और जो रेडियाई होती है वो टेंजेंट पर क्या, परपेंडिकुलर होती है। ये O ले लो और ये C ले लो। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AB, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 5 है, क्योंकि ये रेडियाई है बिगर सर्कल की, और ये रेडियाई स्मॉलर सर्कल की है। तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो AB इज टेंजेंट, पहले आप पूरा शो करना कि AB क्या है, टेंजेंट है ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है, तो यहाँ से हम हैंस क्या कह देंगे, देयरफॉर OC परपेंडिकुलर AB। अब OC परपेंडिकुलर AB हो गया, तो हमारी ये जो एंगल है OCB और OCA इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल ले लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, तो हमारी जो एक और साइड है बेस की जो लेंथ है हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारी हाइपोटेनस। अब देखो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस मेरी OA है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है और बेस मेरा क्या है, AC है। इसे सॉल्व करेंगे, 25 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 25 - 9 16 होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ AC स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 16। अंडर रूट करेंगे तो 16 का क्या होता है, 4 होता है। तो इतनी डिस्टेंस 4 आई है, इतनी पूछी कितनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब कॉर्ड मेरी AB है, तो यहाँ पे कॉर्ड जो है वो AB AC प्लस BC है, AC प्लस BC है। तो सिमिलरली जब ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, क्योंकि इसकी भी यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो सेम हमारी 4 4 ही रहेगी। तो 4 + 4 मेरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, लेंथ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 29 का हम A देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म है, फिफ्थ टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है, और पूछा है हमसे हाउ मेनी टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है उसमें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है AP का, AN इक्वल टू A + N - 1 × D। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, जिसमें AN हमारी जो भी नंबर की टर्म हो, लास्ट टर्म भी हो सकती है, बीच की कोई भी टर्म हो सकती है। A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, N नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो यहाँ पर N है सेम यहाँ पर, ठीक है, और D हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हमारे पास क्या क्या है, A हमें गिवन है -14, ठीक है, और D हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम D फाइंड कर लेते हैं। तो चलो A5 हमें गिवन है, A फिफ्थ टर्म गिवन है, कितनी, 2 गिवन है, ठीक है। तो A5 के प्लेस पे मैं 2 लिखूंगी। अब यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मेरा, A5 इक्वल टू A + 4D, 5 - 1 4D, ठीक है। A मुझे पता है कितना है, -14 एंड 4D, यहाँ से हम D फाइंड कर लेंगे। 14 इधर ट्रांसफ़र होगा तो 16 हो जाएगा, और फिर 16 इक्वल टू 4D, फिर 4 हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में, तो यहाँ से D मेरा 4 आ गया। अब D की वैल्यू आ गई मेरे पास, डिफरेंस आ गया कि टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 4। अब हम लगाएंगे लास्ट टर्म, ठीक है, मतलब AN जो है वो लास्ट टर्म है यहाँ पे, लेकिन कौन से नंबर की टर्म है ये हमें पता नहीं, तो वही फाइंड करना है, मतलब हमें N फाइंड करना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 62 इक्वल टू A प्लस A मेरा क्या है, -14 प्लस
n-1, n मुझे पता ही नहीं है तो n-1 एज इट इज। अब d मैंने अभी निकाला है, कितना है 4 है। सॉल्व कर लेते हैं, 14 इधर ट्रांसफर होगा तो 62 प्लस 14 हो जाएगा 676, ठीक है, इक्वल n-1। अब हम 4 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो 4 से 19 आ जाएगा, ठीक है, n-1। अब 1 को फिर ट्रांसफर करेंगे तो 19 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n मेरे कितने आ गए यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे टोटल यहाँ पे 20 है। नंबर 29 का बी है जो और में था, उन दोनों में से एक करना था, दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। सो विच टर्म ऑफ द एपी 65, 61, 57 हमें एपी गिवन है, जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब देखो आप एपी देखने पर हमें पता चल रहा है क्या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, कम होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, फिर जीरो के बाद नेगेटिव टर्म भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो हमें जो गिवन होता है हम वहीं से चलेंगे, बस हमारे पास क्या क्या है वहां से देखते हैं। ए गिवन है हमारे पास, और डी हम कैसे निकालते हैं, डी निकाल लो 61 माइनस 65, ठीक है, तो यहाँ से डी हमारा -4 आ गया। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन देखे घबराया मत करो, जो हमारे पास कंटेंट होता है, मतलब जो फॉर्मूलेज हैं और जो क्वेश्चन में गिवन होता है, बस वहीं से ही आंसर निकलना होता है, कोई अलग से तिकड़म नहीं लगानी होती है, ठीक है। सो ए एन निकालते हैं हम, यहाँ से ए है मेरा 65 प्लस n मुझे पता नहीं है, n-1 एज इट इज, एंड d के प्लेस पे मैं रख दूंगी -4। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो 65 -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4n और +4, ठीक है। सो 65 + 4 मेरा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, -4n और ये an। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जब मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ग्रेटर देन 69 आना चाहिए, तब मेरी an की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी मैं उस टर्म को बता पाऊंगी कि मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 रख रहे हैं, सो 15 4 जार कितना हो रहा है 60, तो वही यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 16 रखेंगे तो 16 4 जार 64, तो भी कम आ रही है, ठीक है। उसके बाद 17 रखिए, 17 4 जार हो जाएगा मेरा 68, तब भी 1 आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 18 रख लो, चलो अब तो 18 रखने पे आ ही जाएगी, 16 4 इंटू 18, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 18 4 जार होता है 72, सो ए एन मेरा आ जाएगा कितना, ए एन आएगा मेरा -2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू मेरी, मतलब मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गई है यहाँ पे -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें दो पार्ट है, ए एंड बी, दोनों क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री की इसके रेशोज एंड उनकी आइडेंटिटीज, उनके फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS हमारा आंसर में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों में देखो साइन ए तो है, तो हम साइन ए कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन लिया तो 1 और यहाँ पे हो गया 2 sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों साइड हमारा कॉस ए है, तो मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया, सो 2 cos स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब ये साइन अपॉन कॉस तो मेरा बन गया tan ए, इसको तो कर दिया मैंने tan ए। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख लूँगी, हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 होता है। अब यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर को निकालूंगी तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जब मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगी तब, ठीक है, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। अब साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में मेरा यही चलेगा, इसको चेंज मत करना, 2 cos स्क्वायर ए -1। आगे सॉल्व करते हैं, tan ए हमारा एज इट इज चल रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन हम किस में करते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं। tan ए बाहर है ये हमारा 1 माइनस, तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, 2 cos स्क्वायर ए -1, देखो ये भी यही हो गया है, तो ये कट हो जाएगा, tan ए 1 - 2 -1 प्लस 2 cos स्क्वायर ए हो गया ना, वही 1 -1 इधर है और 2 cos स्क्वायर ए उधर है, तो एक ही है, 2 cos स्क्वायर ए -1, ये कट गया, तो यहाँ पे हमारा RHS आ गया, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब सिमिलरली ये भी है जिसमें हमें प्रूव करना है, LHS लेके चलेंगे और RHS हमारा 1 आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, sec a + tan a हमें गिवन है, तो हम sec a को 1 / cos a लिख लेते हैं, ठीक है। cos का रेसिप्रोकल है ये, तो 1 - sin a / cos a, इस तरह से मैंने इसे लिख लिया, इसके ब्रैकेट के अपॉन में, ये एज इट इज चलने दो। देखो 1, ये इसमें एक क्या ट्रिक कह सकते हैं, जब भी 1 होता है तो कहीं ना कहीं हमारी वो जो हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी हैं,
साइन कॉस सेक टेन उन सब की पढ़ी हैं जो कॉट कॉसेक की, वो ही आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लग रही होती है तभी बनाता है, या फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसा आ जाएगा हमारा और कट हो जाएगा तब बनाएगी। दो ही पॉसिबिलिटी रहती है। तो कोशिश किया करो इस तरह से कि ट्राई किया देखा करो क्वेश्चन को देखे कि पता चल जाता है कि हमारी आइडेंटिटी आगे जाके बन जाएगी या नहीं बनेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, कॉस को साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हमारा एज इट इज चलेगा। ठीक है, मैं इसको लिख ली। अब 1 अपॉन कॉस ए को मैंने लिख लिया सेक ए, और साइन अपॉन कॉस मेरा टेन ए होता है। अब देखो यहाँ पे a माइनस वी और a प्लस वी का फॉर्मूला लग गया है। ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, जो हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्ट में लेके चलते हैं, इसके ऑपोजिट लेके चलते हैं कि हमने तो ये एज्यूम कर लिया है कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर हमारे PYQ फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर हमने ए और बी कैसे ले लिए कि भाई ये हमारे जो नंबर है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब इनके एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते हैं, ये इनका मतलब होता है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं, तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, हमने अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 5 है वो क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। सो हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। उसके बाद भी हमने एक और थ्योरम पढ़ी है कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर होता है, देन 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि ए का फैक्टर क्या है, 5 है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन ले लिया हमने 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ, देन अगेन पुट a इक्वल टू मैं 5m रख रही हूँ मैंने। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रखने की कोशिश की, सो a के प्लेस में मैंने 5m रखा, सो 5m होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन में रख रही हूँ, 5 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये 25m स्क्वायर हो गया, ये 5b स्क्वायर। 5 से 25 को कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो मेरा b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर इक्वेशन आ गई। सिमिलर इक्वेशन आ गई इक्वेशन 1 जैसी। तो यहाँ पर भी हम ये कंक्लूजन इसका निकाल सकते हैं क्या, कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स बी। अब ये दोनों बातों को देख के देखो कि ये कैसे हो सकता है, जब ए और बी हमारे को प्राइम नंबर हैं तो उनके ऐसे फैक्टर्स अलग अलग 5 के कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे जो हम एजम्पशन लेके चले थे वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है हमारी दोनों बातें, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो सही है। सो हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।